नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं आधुनिक भारतीय इतिहास से संदर्भित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 8वां भाग। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे इस चैनल को फॉलो करें, इसे ज्वाइन करें, जिससे कि हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रहें और साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में क्वेश्चन पेपर, किताबें और हाथ से लिखे हुए नोट्स भी प्राप्त कर सकें। एक महत्वपूर्ण चीज, आप जानते हैं आज भाई बहनों का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सक्षम हो और जितनी जद्दोजहद और शिद्दत के साथ आप अपनी इस पढ़ाई को कर रहे हैं, ईश्वर आपको उसमें सफलता दें और आपका अभिष्ट लक्ष्य जो आप जॉब पाना चाहते हैं उसमें आपको 100% सफलता मिले। तो मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहा हूं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सारी चीजें जानते हैं स्पष्टतः कि 20 सेकंड का समय होता है आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए। हाँ, बहुत सारे लोगों की यह भी शिकायत रही है कि मैं प्रश्न का जवाब जल्दी दे देता हूं, तो आज से आपकी ये शिकायत भी समाप्त हो जाएगी। मैं आपको पूरा समय दूंगा प्रश्न को जज करने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आइए बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? विकल्प ए है पुलिनदास ने, बी है सूर्यसेन ने, सी है सोहन सिंह भाकना ने और डी है मैडम कॉमा ने। जवाब आपको देना है, समय आपके पास है, आप इसका जवाब दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, पुलिनदास। पुलिनदास ने बंगाल में 1902 ईस्वी में ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की थी। कब की थी? 1902 ईस्वी में। कहां की थी? बंगाल में की थी। किसने की थी? पुलिनदास ने की थी। 3 प्रश्नों के जवाब आपको इससे मिल गए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है जो अब इस समय आपके स्क्रीन पर है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? पीसीएस का प्रश्न है। विकल्प ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही उत्तर है विकल्प सी, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें जॉन साइमन लिबरल पार्टी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा बाथम, कोना, फॉक्स, कैडगन ये चारों कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। एटली व हार्डसेन ये दोनों लेबर पार्टी के सदस्य थे। तो ये 7 सदस्य थे जिनसे मिलकर के साइमन कमीशन बना था। तो फिलहाल विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न है, साइमन कमीशन को कांग्रेस ने किस नाम से पुकारा? विकल्प ए है सर जॉन कमीशन, बी है श्वेत कमीशन, सी है ब्लैक कमीशन और डी है अनफेयर कमीशन।
जवाब आपको देना है। प्रश्न आपके सामने है। तो साइमन कमीशन को आप जानते हैं, साइमन कमीशन में चूंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे श्वेत कमीशन के नाम से पुकारा था। कांग्रेसियों ने इसे कौन सा कमीशन कहा था? श्वेत कमीशन कहा था। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में साइमन कमीशन का सदस्य कौन नहीं था? विकल्प ए है कैडगन, बी है बाथम, सी है एटली और डी है पीएल बापट। तो पीएल बापट तो बम मैनुअल नामक समाचार पत्र के संपादक थे। कैडगन, बाथम और एटली ये तीनों ही साइमन कमीशन के सदस्य थे, जिनके बारे में मैंने ऊपर के प्रश्न पर चर्चा किया था, तो आपको बताया था। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प डी, पीएल बापट साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, जो अब आपके स्क्रीन पर है इस समय। 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय क्यों लिया गया? विकल्प ए है साइमन कमीशन के विरोध में, बी है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के न चुनने के कारण, सी है साइमन कमीशन के सदस्यों की अभद्रता के कारण और डी है हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण। तो बताइएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है? जी हां, इसका सही जवाब है विकल्प बी, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य के न चुनने के कारण। मैंने आपको बताया था इसके पहले कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य श्वेत सदस्य थे, अंग्रेज थे, और इस वजह से कांग्रेसियों में इस बात का असंतोष हो गया कि एक भी भारतीय सदस्य इसमें चुना नहीं गया है। तो 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए एक सर्वदलीय सम्मेलन में आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं नियुक्त किए जाने के कारण इसके बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 6वां प्रश्न है, साइमन कमीशन में कंजर्वेटिव पार्टी से कितने सदस्य चुने गए थे? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जवाब भी आपको पता है, मैंने आपको बताया है पहले वाले प्रश्न पर चर्चा करते समय। पहले वाले का मतलब इसके पहले वाले पर, जो संभवतः आपका दूसरा प्रश्न था। आप जानते हैं बाथम, कोना, फॉक्स और कैडगन ये चारों कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे, जबकि एटली और हार्टसेन लेबर पार्टी के सदस्य थे और जॉन साइमन यह लिबरल पार्टी का अध्यक्ष था। तो कहने का मतलब यह है कि कंजर्वेटिव पार्टी से कितने सदस्य चुने गए थे? 4 सदस्य चुने गए थे। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय किसकी अध्यक्षता में लिया गया? विकल्प ए है M.A. अंसारी, बी है मोहम्मद शफी, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है गोविंदा बल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जवाब आप दीजिए। तो इसमें सही जवाब है आपका विकल्प ए, M.A. अंसारी। 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी, में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो इतना ही नहीं,
तत्कालीन राजनीतिक दलों में लिबरल फेडरेशन, जिसे तेज बहादुर ने नेतृत्व प्रदान किया था, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी, मुस्लिम लीग, इन सभी लोगों ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का पूर्ण रूप से समर्थन किया था। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक पार्टी साइमन कमीशन की समर्थक थी? विकल्प ए है लिबरल फेडरेशन, बी है हिंदू महासभा, और सी है किसान मजदूर पार्टी, और डी है जस्टिस पार्टी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प डी, जस्टिस पार्टी। आप जानते हैं साइमन कमीशन का जब गठन हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो साइमन कमीशन के विपक्ष में थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो साइमन कमीशन के पक्ष में थे। तो विपक्ष वालों की तो बात मैंने कर लिया, थोड़ा सा पक्ष वालों की भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग का एक गुट जो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में था, वह साइमन आयोग का समर्थक हो गया था। इसके अलावा जिन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया उसमें जस्टिस पार्टी जो मद्रास की थी, और यूनियनिस्ट पार्टी जो पंजाब की थी। इन लोगों ने भी साइमन कमीशन का जबरदस्त समर्थन किया था। तो फिलहाल यहां पर जस्टिस पार्टी विकल्प में है, जबकि आप जानते हैं लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा और किसान मजदूर पार्टी ये सभी साइमन कमीशन के विरोध में थी। तो विकल्प डी सही है आपका। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न है, साइमन कमीशन बंबई कब पहुंचा? विकल्प ए है 3 फरवरी 1928 को, बी है 10 फरवरी 1928 को, सी है 9 मार्च 1928 को, और डी है 12 मार्च 1928 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जवाब दीजिएगा, समय आपके पास है कमेंट बॉक्स में, मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। जी हां, इसका सही जवाब है विकल्प ए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। उस दिन पूरी बंबई में हड़ताल का आयोजन करके काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, और इस प्रकार से जहां जहां साइमन कमीशन गया वहां वहां साइमन गो बैक के नारे के साथ आयोग का स्वागत किया गया। लखनऊ में खली कुज्जमा और मद्रास में टी प्रकाशन ने भी इस आयोग का विरोध किया। लखनऊ में आयोग के विरोध के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा गोविंद बल्लभ पंत को लाठियों से भी पीटा गया। तो यहां तक कि लाहौर में बीमारी की हालत में भी लाला लाजपत राय आयोग का विरोध करने वाली एक बड़ी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, और पुलिस ने इतने बर्बर तरीके से उन्हें पीटा कि कुछ दिन बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। तो साइमन कमीशन बंबई 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, साइमन कमीशन का सर्वप्रथम विरोध कहां हुआ? विकल्प ए है कलकत्ता, बी है मद्रास, सी है बंबई, और डी है गोवा। तो साइमन कमीशन का सबसे पहले विरोध हुआ था बंबई में, जहां लोगों ने साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाए थे और साइमन गो बैक का नारा दिया था। तो यहां से ही साइमन कमीशन का विरोध होना शुरू हो गया था। तो विकल्प सी सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। यह कथन किसका है? विकल्प ए है लाला लाजपत राय, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी है गोविंद बल्लभ पंत। यह प्रश्न इतना आसान है कि इसका जवाब आप सभी को पता होगा। तो इसका सही जवाब आपका क्या है? लाला लाजपत राय। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आप जानते हैं लाला लाजपत राय को
अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से पीटा था, अंग्रेज पुलिस ने, और जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले लाला जी ने कहा था, जो ऐतिहासिक कथन सिद्ध हुआ, कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए हैं वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होंगे। तो फिलहाल लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद उनका यह कथन अक्षरशः सत्य साबित हुआ। तो 1928 और 29 के बीच साइमन कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में विचार होना था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में साइमन आयोग विरोधी आंदोलन युगांतरकारी घटना सिद्ध हुई। इसने जन आंदोलन के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। तो विकल्प ए आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न है, भारत के लोग एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीयों के सामने यह चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? विकल्प ए है लॉर्ड माउंटबेटन ने, बी है बर्किनहेड ने, सी है डैनियल वाग ने और डी है सर जॉन साइमन ने। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प बी, बर्किनहेड ने। वास्तव में साइमन आयोग की नियुक्ति के समय ही अनुदार दल की सरकार में भारत सचिव लॉर्ड बर्किनहेड ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी थी कि वे एक ऐसा संविधान बनाकर तैयार करें जो सामान्यतः भारत के सभी लोगों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में, जिसमें कुल करीब 29 दलों ने हिस्सा लिया था, इस आशय का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। तो कांग्रेस के अलावा सर्वदलीय सम्मेलन में शामिल होने वाले जो प्रमुख दल थे, उनमें हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई कांग्रेस, राष्ट्रीय उदारवादी संघ, ये सभी लोग भी थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो फिलहाल यहां पर विकल्प बी आपका सही है, बर्किनहेड। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 13वां प्रश्न है, फरवरी 1928 में दिल्ली में आयोजित प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में लगभग कितने दलों ने हिस्सा लिया था? विकल्प ए है 22, बी है 27, सी है 29 और डी है 40। तो इसका सही जवाब मैंने ऊपर के प्रश्न में आपको दे दिया था। वास्तव में इसमें 29 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। एक चीज महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जब मैं प्रश्नों को एक्सप्लेन करता हूं तो आप बहुत ध्यान से उसको सुना करिए, और उस एक्सप्लेनेशन में ही आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं। तो ये ध्यान रखा करिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्रश्न तो आप सॉल्व करते ही हैं, साथ ही साथ मेरी जबान पर, मेरी आवाज पर विशेष ध्यान रखा करिए। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 11 मई 1928 को बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प ए है महात्मा गांधी, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है पंडित मोतीलाल नेहरू और डी है गोविंद बल्लभ पंत। तो इसमें आपका सही जवाब है, तो प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है, जवाब आपको देना है। तो इसमें आपका सही जवाब है पंडित मोतीलाल नेहरू। 11 मई 1928 को बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई थी, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्थापित समिति के जो मुख्य सदस्य थे, उनमें सर तेज बहादुर सप्रू,
सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान और कुरैशी, ये सभी इसके प्रमुख सदस्य थे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की अगर बात की जाए तो इसकी प्रमुख बातें जिनके बारे में मैं बात करने चल रहा हूं, इसमें पहली थी भारत को डोमिनियन स्टेट, जिसे हम अधिराज्य कहते हैं, का दर्जा प्रदान किया जाए। दूसरी थी भारत एक संघ होगा जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा, मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। तीसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु था गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। चौथा इसका मूल बिंदु था सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। और पांचवा था नागरिकता को परिभाषित करते हुए मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया गया। और छठा था भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो 1928 में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ। जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पुनः आगा खां और मोहम्मद शफी का साथ पकड़ लिया, जो पहले से ही साइमन कमीशन के समर्थक थे। तो कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति भक्त जैसे युवा नेताओं ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना स्वीकार किया। तो नेहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता में 1928 को हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य और डोमिनियन स्टेट को लेकर मतभेद पैदा हो गया और ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अंततः गांधी जी को इसमें हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाना पड़ा। तो फिलहाल 11 मई 1928 को बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 15वां प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? जवाब आपको पहले से पता है, 11 मई 1928 ईस्वी, बी है 28 अगस्त 1928 ईस्वी, सी है 12 जनवरी 1929 ईस्वी और डी है 26 नवंबर 1929 ईस्वी। तो नेहरू रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 ईस्वी को प्रस्तुत की गई थी, जिसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न पर बात किया था। तो 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 16वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा न दिए जाने पर कितनी मांगों की सूची जारी की थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है 3, बी है 8, सी है 12 और डी है 14। तो आप जानते हैं गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष तक का समय दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि 1 वर्ष के भीतर अगर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार करके डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों के 14 मांगों की एक सूची तैयार की थी, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला भी कहा जाता है। जिन्ना के 14 सूत्री मांग पत्र की जो सबसे प्रमुख बातें थी उनमें थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा,
केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण। ये प्रमुख बातें थी जिन्ना के 14 सूत्री फार्मूले की। तो फिलहाल जिन्ना ने 14 मांगों की सूची तैयार की थी। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 17वां प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प ए है महात्मा गांधी, बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी है गोविंद बल्लभ पंत। वास्तव में इसमें जो चौथा ऑप्शन था वो है ही नहीं, और वो चौथा ऑप्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये चौथा ऑप्शन ही इसमें आपका सही होता। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जानते हैं, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट के संदर्भ में समाप्त हो गई थी। तो 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया। कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को पूरी तरह से निरस्त घोषित कर दिया गया था, और सम्मेलन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता। आगे उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूं कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किए गए कुछ ऐतिहासिक प्रस्तावों पर अगर हम चर्चा करें तो उनकी प्रमुख बातें, जो पहली थी, नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। दूसरी थी, लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज्य शब्द का अब से अर्थ पूर्ण स्वराज्य होगा। इसे ही अब राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो सम्मेलन 1929 की आधी रात को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज्य, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 को आधुनिक भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो फिलहाल इस प्रश्न में कोई विकल्प सही नहीं है, 3 ही विकल्प ही हैं। चौथा विकल्प पंडित जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था, वो टाइपिंग की मिस्टेक की वजह से हो नहीं पाया। तो आप चौथा विकल्प इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बना लीजिए और इस प्रश्न को सही कर लीजिए, और अगर न करना चाहें तो इस प्रश्न को काट भी सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 18वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार प्रदान किया गया? विकल्प ए है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 ईस्वी, बी है मद्रास कांग्रेस अधिवेशन 1927 ईस्वी, सी है बंबई कांग्रेस अधिवेशन 1928 ईस्वी, और डी है कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1928 ईस्वी। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में यह निर्णय लिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाए।
तो फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की बागडोर सौंप दी गई। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 19वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसे सौंपा गया? ऊपर के प्रश्न पर हमने इस पर भी चर्चा किया था। विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है गोविंद बल्लभ पंत और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेतृत्व किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तत्कालिक वायसराय कौन था? विकल्प ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड लैंसडाउन, सी है लॉर्ड इरविन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प सी, लॉर्ड इरविन। वास्तव में आंदोलन शुरू करने से पूर्व गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन तत्कालीन वायसराय से वह अपनी न्यायोचित मांगों को भी नहीं मनवा सके। वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया 11 मांगों का एक सूचीपत्र, जिसकी प्रमुख बातों की अगर हम बात करें तो उसमें पहली बात थी सेना का खर्च तथा सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती की जाए, पूर्ण शराबबंदी घोषित की जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए, भारतीयों को आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाए, रुपए का विनिमय दर 1 सीलिंग 4 पेंस के बराबर किया जाए, लगान में 50% की कटौती की जाए, नमक पर सरकारी इजारेदारी तथा नमक कर को समाप्त किया जाए, नशीली वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये उनके द्वारा प्रमुख बातें थी जो इरविन के सामने प्रस्तुत की गई अपने मांग पत्र के माध्यम से, लेकिन इरविन ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो इसी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 21वां प्रश्न है, वायसराय इरविन के समक्ष गांधी जी ने कितनी मांगों का सूचीपत्र प्रस्तुत किया? जवाब आपको पता है। विकल्प ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। तो गांधी जी ने 11 मांगों का सूचीपत्र इरविन के सामने प्रस्तुत किया था, जिसे इरविन ने अस्वीकार कर दिया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 22वां प्रश्न है, मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, यह कथन किसका है? विकल्प ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने जो अपनी 11 सूत्री मांगों को इरविन के सामने प्रस्तुत किया था, जब उसे इरविन ने नहीं माना तो गांधी जी ने यह स्टेटमेंट कहा कि वास्तव में उन्होंने इस स्टेटमेंट को एक पत्र के माध्यम से इरविन के पास भेजा था और गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह लिखा कि मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 23वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब की? विकल्प ए है 12 मार्च 1930 ईस्वी, बी 18 अप्रैल 1930 ईस्वी, सी है 22 मई 1930 ईस्वी और डी है 11 जून 1931 ईस्वी। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? विकल्प ए 12 मार्च 1930 ईस्वी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी ने साबरमती से अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च के लिए प्रस्थान किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। विकल्प ए है 60, बी है 66, सी है 72 और डी 78।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका सही जवाब है 78। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था, और आप जानते हैं दांडी नवसारी जिले में है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दांडी पहुंचने के लिए गांधी जी ने कितने दिन तक की यात्रा की? विकल्प ए है 12 दिन, बी है 16 दिन, सी 18 दिन और डी है 24 दिन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में त्वरित गति से आप उत्तर दिया करिए, जिससे कि मैं बहुत जल्दी इसको देख पाऊं। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प डी, 24 दिन। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी दांडी पहुंचे थे, और वास्तव में यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 26वां प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? विकल्प ए है 3 जून 1930 ईस्वी को, बी है 12 अप्रैल 1930 ईस्वी को, सी है 5 अप्रैल 1930 को और डी है 9 मार्च 1930 को। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था, और इसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 27वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? विकल्प ए है 9 जून 1930 ईस्वी, बी 18 मई 1930 ईस्वी, सी है 22 जुलाई 1930 ईस्वी और डी है 5 अप्रैल 1930 ईस्वी। तो इसका सही जवाब आपको पता है, 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो यहां पर विकल्प डी आपका सही है। और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा, इसके वास्तव में जो कार्यक्रम की हम बात करें तो वास्तव में इसका एक कार्यक्रम जो बनाया गया था, उसके तहत क्या क्या था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नमक कानून तथा ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन किया जाए, कानूनी अदालतों, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया जाए, भू राजस्व, लगान तथा अन्य करों की अदायगी पर रोक लगाया जाए, शराब तथा अन्य मादक पदार्थों का विक्रय करने वाली दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना दिया जाए, विदेशी वस्तुएं एवं कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दिया जाए। ये इनके प्रमुख कार्यक्रम थे इस आंदोलन के। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 28वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा? विकल्प ए है कलकत्ता अधिवेशन 1928, बी है मद्रास अधिवेशन 1927, सी है बंबई अधिवेशन 1927 और डी है लाहौर अधिवेशन 1929। तो इस प्रश्न के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। इसका सही जवाब है लाहौर अधिवेशन 1929 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने के संदर्भ में निर्णय लिया गया था। तो आप जानते हैं 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में कांग्रेस कार्य समिति ने यह निर्णय लिया था कि 28 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? लाहौर अधिवेशन 1929। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी है खान अब्दुल गफ्फार खां और सी है श्री राजगोपालचारी और डी है महात्मा गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे खान अब्दुल गफ्फार खां। विकल्प बी आपका सही है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी बड़ी अहम भूमिका रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के नेतृत्व में समूचे भारत में फैल गया।
तमिलनाडु में गांधीवादी राजनेता श्री राजगोपालाचारी के तिरुचेनगोड आश्रम से त्रिचलापल्ली के वेदारण्यम तक नमक यात्रा की गई। मालाबार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत बायकोम सत्याग्रह के नेता केलप्पड़ ने कालीकट से पेन्नार तक नमक यात्रा की। उड़ीसा में नमक सत्याग्रह गोपाल चंद्र बंधु चौधरी के नेतृत्व में बालासोर, कटक और पुरी में नमक आंदोलन चलाया गया। असम के सिलहट में, बंगाल के नोवाखली में भी नमक कानून तोड़ने का प्रयास किया गया। और पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत के मुसलमानों में खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में ही खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती क्रांतिकारी संगठन का गठन किया गया था। तो इनकी भी बड़ी अहम भूमिका रही नमक आंदोलन में। तो उत्तर पश्चिम सीमा पर आंदोलनकारियों से निपटने में सरकार को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट की कुछ टुकड़ियां भी पेशावर भेजी गई, लेकिन फिर भी आंदोलनकारियों को ये लोग पूर्ण रूप से नाकामयाब नहीं कर सके। और गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो 25 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर पर जनता का शासन रहा। पेशावर पर पुनः कब्जा करने के लिए सरकार को हवाई हमले का सहारा लेना पड़ा था। उत्तर पूर्व में मणिपुर में जनजाति लोगों ने भी इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया था। 13 वर्षीय युवा नागा महिला गार्डिनेल्यू ने भी अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूरा समर्थन प्रदान किया था। बाद में चल करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गार्डिनेल्यू को रानी की उपाधि से सम्मानित किया था। इस पर भी हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो फिलहाल सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध था? खान अब्दुल गफ्फार खां। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30वां प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती क्रांतिकारी संगठन के नेतृत्वकर्ता थे। विकल्प ए है लियाकत अली, बी है मोहम्मद अली जिन्ना, सी है खान अब्दुल गफ्फार खां और डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जवाब आपको पहले से ही पता है और इसका जवाब कौन है? विकल्प सी, खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हीं ने इस क्रांतिकारी संगठन का गठन किया था, जिसे हम लाल कुर्ती के नाम से भी जानते हैं और खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के साथ आज के आपके इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपके प्रश्न ज्यादातर सही हुए होंगे और यदि नहीं भी हुए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप सारे प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाने में समर्थ होंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जितने प्रश्न सही हुए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और आप इस प्रश्न पत्र को हमारे टेलीग्राम चैनल पीकेटी एजुकेट्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, पीकेटी एजुकेट सर्च करिए टेलीग्राम पर जाकर और हमारा पब्लिक चैनल आपको मिलेगा। आप उससे जुड़िए और उसका पूरा लाभ लीजिए। तो इन्हीं के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ और एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।